Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. So, my dear students, grade 11, today we are going to begin a new chapter. This is our chapter 4. Okay? Chapter 4 जो है, this is introduction to problem solving. ये एक ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट तो है, उसके साथ साथ बिना इस टॉपिक के हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके कोई भी अगर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो वो इनकम्प्लीट होता है जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करते. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है हमें ये देखना है. फिर जो स्टेप्स होते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती हैं, वो स्टेप्स भी हम आज देखेंगे. ठीक है, सो चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर माय ग्रेड 11 स्टूडेंट्स. Let us begin and see what is problem solving. Now, this is the process of identifying a problem, developing an algorithm for the identified problem, and finally implementing the algorithm to develop a computer program. ठीक है, ये एक प्रोसेस है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का, प्रॉब्लम को समझने का, जानने का कि प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है, क्यों है ये प्रॉब्लम, हमें पहले उस प्रॉब्लम को समझना होता है. उसके बाद एक एल्गोरिज्म बनाते हैं उस प्रॉब्लम के लिए. एल्गोरिज्म्स क्या होते हैं? एल्गोरिज्म्स एक फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट्स होते हैं. हम फ्लो चार्ट्स में इनपुट डालते हैं. सो जो हम एक इनपुट डालते हैं कि गो फॉर एग्जांपल जो हमारे ट्रैफिकेटर लाइट्स होते हैं जंक्शंस पे, आपने देखा होगा उनमें 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज. ओके, अब उसमें एक एल्गोरिज्म फिट इन किया गया है कि रेड विल शो एंड ऑल द कार्स विल स्टॉप, ऑरेंज जब हम रेडी होते हैं, एंड ग्रीन इज फॉर गो. उसके बाद उसमें इंडिकेटर्स भी होते हैं लेफ्ट एंड राइट के लिए. ठीक है, सो ये एक एल्गोरिज्म पहले बनाई गई थी, उसके बाद उसे कोड में कन्वर्ट किया गया था एंड वो प्रोग्राम डेवलप किया गया था जिसका नाम ट्रैफिक सिग्नल है. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना है, उसके बाद उसके लिए कोड बनाना है कि वो सॉल्व कैसे होगी, एंड जो थर्ड एंड फाइनल चीज है वो ये है कि उस कोड को हम रन करते हैं, उस कोड को हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम का रूप देते हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स. टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर यू मस्ट. ठीक है, हम जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं, हम जो प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं. डेवलप का मतलब होता है बनाना. ठीक है, कोडिंग डालकर बनाते हैं. तो 2 चीजें जो हमें जाननी जरूरी होती हैं. पहला है हाउ टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, दैट इज द डेटा डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम. अब जो हमारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जो वो इंफॉर्मेशन के रूप में होती है लेकिन वो हमारा डेटा होता है. सो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे कैसे शब्दों में लिखते हैं, या उसका डायग्राम बनाते हैं, या उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, मतलब हम किस तरह से उसे डिस्क्राइब करते हैं कि ये है प्रॉब्लम. ठीक है, सेकेंड जो चीज है वो है डिटरमिन द स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशन इनटू अनदर. ठीक है, अब जो स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, उनको हम कैसे अरेंज करेंगे हर एक प्रॉब्लम के लिए, ये हमारा दूसरा मकसद है. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने देख लिया कि क्या है. लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल थ्योरी मोर अबाउट इट. सो टुडे computers all around us. We use them for doing various tasks in a faster and more accurate manner. ठीक है, अब सारे काम जो आजकल हैं वो सभी कंप्यूटर से होते हैं, ये तो आप सब जानते हैं. कंप्यूटर है या स्मार्टफोन्स हैं, ज्यादातर काम ज्यादा तेज हो जाते हैं. ठीक है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड कुछ हद तक सस्ता भी पड़ जाता है. ओके, अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं. इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड वी हैव एन इनॉर्मस रेलवे नेटवर्क. सो फॉर एग्जाम्पल हम टिकट बुकिंग की बात करते हैं रेलवेज के लिए. हमें कहीं जाना है, हमें ट्रेन की बुकिंग करनी है. ओके, एक सीट बुक करनी है. अब देखिए इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है एंड इतना लार्ज, इनॉर्मस मीन्स लार्ज, रेलवे का नेटवर्क है. ठीक है, सो जो रिजर्वेशंस होता है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क होता है. कहाँ कहाँ जाना है, इतनी ट्रेन्स चलती हैं. ओके, सो इसमें आप क्या होता है, इसमें डिटेल्स की जरूरत होती है कि आपको कौन सी ट्रेन बुक करनी है,
किस टाइप के बर्ड्स एंड जो अपार्टमेंट्स, जो कोचेज होते हैं, जो बॉक्सेस, कौन से में आपको स्लीपर लेना है, ये AC1, AC2, इस तरह से। फिर टाइमिंग्स होती हैं, आपको कौन सी टाइमिंग का चाहिए। सो अलग अलग यूजर्स की अलग अलग डिमांड्स होती हैं। इस तरह से आप देखें विद द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड हर मिनट में कितनी टिकट्स बुक होती हैं एंड कितना कॉम्प्लेक्स वर्क होता है ये, इजंट इट। लेकिन आजकल बिकॉज वी हैव कंप्यूटर्स, ये ट्रेन टिकट्स जो है बुक करना इनको बहुत आसान हो चुका है। ये कहीं भी हम होते हैं, किसी भी टाइम हम कर सकते हैं। हमें बस एक गैजेट की जरूरत होती है। इट कैन बी अ लैपटॉप, अ डेस्कटॉप और अवर स्मार्टफोन्स। ठीक है। सो वी यूजुअली यूज द टर्म कंप्यूटराइजेशन to indicate the use of computer to develop software in order to automate any routine human task efficiently. अब कंप्यूटराइजेशन एक वर्ड है, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, हम ये वर्ड यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि जो वर्क हो रहा है वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा हो रहा है, ठीक है। और जितने भी आजकल हमारे काम हैं वो कंप्यूटर से हो रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं we have computerized routines. Our test papers are computerized. Our classes are computerized. सबसे important चीज है, हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं via computers, via our smartphones, via our tabs. Okay? So everything is computerized nowadays. Computers are used for solving various day-to-day problems, and thus problem solving is an essential skill that a computer science student should know. और जो कंप्यूटर है ना, इसमें जो सॉफ्टवेयर्स हैं, फिलहाल आज की ट्रेंड में एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो सॉल्व होती हैं वो एक कंप्यूटर के द्वारा होती हैं। एंड कंप्यूटर्स में जो सॉफ्टवेयर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। सो एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट यू शुड नो फ्रॉम द बिगिनिंग व्हाई वी हैव कंप्यूटर्स, व्हाट अ कंप्यूटर इज, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स अ कंप्यूटर हैज, the system softwares, the application softwares, okay? उसके बाद we come to problem solving. So what kind of software is used for what kind of problem? ठीक है? How to develop the software? Software में जो languages use होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये एक बहुत important aspect है। अभी हम इसे briefly भी देखेंगे। So let's continue here. Thus the success of a computer in solving a problem depends on how correctly and precisely we define the problem. ठीक है। सो सबसे पहले हमने कहा था कि हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्व भी तभी होगी जब हम उसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ये सॉल्व डिफाइन करते हैं, तभी उसके लिए एक एल्गोरिज्म बना सकते हैं, तभी उसे डेवलप करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. Now the next important thing we have is steps for problem solving. अब steps for problem solving में हमारे 4 main steps होते हैं, लेकिन इससे पहले I want to give you a brief introduction about programming languages. So languages used in programming. देखिए हम एक algorithm बनाते हैं, that is inputting when we input our data. तो जो output होता है वो code होता है, एंड वो कोड जो होता है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है। जिस तरह से वी ह्यूमन बींग्स हैव लैंग्वेजेस, कंप्यूटर ऑल्सो हैज लैंग्वेजेस। सो द लैंग्वेजेस यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, द फर्स्ट वन, दिस इज द मशीन लैंग्वेज. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड लैंग्वेज. ठीक है। ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली, बिना कन्वर्शन के, बिना चेंज किए, सिर्फ मशीन लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, बिकॉज इट इज ऑलवेज इन बाइनरी डिजिट्स, दैट इज जीरोज एंड वंस. ओके। मशीन लैंग्वेज की जो कोडिंग सिंटैक्स होती है, मतलब फॉर्मेट होता है लिखने का, वो 0 and 1 ही है, ओनली 0 and 1. एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली. ठीक है। टफ होती है, इतना आसान नहीं होता मशीन लैंग्वेज सीखना एंड उसमें कोडिंग बनाना, लेकिन इट वर्क्स ऑन ऑल कंप्यूटर्स. ओके, एंड ए कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड्स इट. हमें इसके लिए ट्रांसलेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ना कंपाइलर्स की जरूरत पड़ती है. ट्रांसलेटर क्या होता है, जो एक लैंग्वेज का कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी सेकेंड टाइप की लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज.
नाउ जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये सिस्टम स्पेसिफिक होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सभी सिस्टम्स पे नहीं चलती. व्हेन वी टॉक अबाउट सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट द OS, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. देखिए वी हैव यूनिक्स, वी हैव लिनक्स, वी हैव विंडोज, वी हैव विस्टा. ठीक है, इस तरह से वी हैव अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस. सो असेंबली लैंग्वेज सभी सिस्टम्स पे नहीं चलती, सिर्फ जिन पे हमने जिस पे हमने वो कोड बनाया वो उस सिस्टम पे रन होगा. ओके फिर ये एक लो लेवल लैंग्वेज है. इट यूजेस सिंबॉलिक कोड्स कॉल्ड निमोनिक्स. अब जो असेंबली लैंग्वेज है ये निमोनिक्स यूज करती है, मतलब कि कोड्स. जिस तरह से छोटा सा एक है एड, एडिशन को हम लिख सकते हैं ADD एड. ठीक है, सब्ट्रैक्शन वी विल राइट इट एज SUB. वी कैन राइट मिनिमम एज MIN. सो इस तरह से ये छोटे छोटे कोड्स होते हैं जिन्हें हम निमोनिक्स कहते हैं. लेकिन असेंबली लैंग्वेज जब हम राइटिंग इसकी पूरी कंप्लीट करते हैं, इसका सिंटैक्स, हमें इसे पहले एक असेंबलर से ट्रांसलेट करना होगा मशीन लैंग्वेज में. मतलब कि ए ट्रांसलेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड. सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है असेंबली लैंग्वेज में कि एक तो लो लेवल लैंग्वेज है, फिर हम जिस सिस्टम में लिखते हैं ये उसी पे रन होती है, और रन होने से पहले इसे ट्रांसलेट करना पड़ता है. ठीक है, नाउ फाइनली वी हैव द थर्ड एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज है जैसे कि दैट मोस्ट ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड. वी ऑल कैन अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द words that have been used in it. We have Java, we have Fortran, we have Basic, we have C, we have C++, okay, we have Visual Basic. ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं एंड इनमें काफी सारे इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए जाते हैं. ठीक है, सो बेसिकली दीज आर द लैंग्वेजेस यूज्ड इन प्रोग्रामिंग. नाउ वी आर गोइंग टू चेक आउट द स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. Let me tell you briefly and then we will move into the details. Now, the first step is analyzing the problem. That is, define the problem and understand it. So, analyzing the problem is the first step. Second step, developing an algorithm. Now, we have to input the algorithm and output the code. Algorithms, I have told you, ये एक तरीका होता है कि हमें क्या steps लेने हैं. हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले उसमें स्टेप्स असाइन करेंगे कि ग्रेजुअली, जैसे कि कैलकुलेटर होता है, हम उसमें सारे ऑपरेशंस डालेंगे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन. उसके बाद उनमें नंबर्स फिट इन करेंगे. सो उसमें एक एल्गोरिज्म डाला जाता है कि जब भी हम एक नंबर ऐड करते हैं तो वो डबल ट्रिपल बढ़ता जाता है. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या कोडिंग्स होती है ताकि वो ऑटोमेटिकली रन करे. सो दैट्स एन एल्गोरिज्म. द थर्ड थिंग इज कोडिंग. दैट इज ट्रांसलेट द एल्गोरिज्म इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो हम एल्गोरिज्म बनाते हैं हम उसे कोड में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, ताकि एक सॉफ्टवेयर बन जाए. अब जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है उसे यूज करने से पहले हमें उसे डिबग करना पड़ता है. डिबगिंग मीन्स चेकिंग फॉर एरर्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लुक एट दिस हियर. दिस इज अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट में अलग टाइप की शेप्स होती हैं. हर शेप का एक मतलब होता है. फॉर एग्जाम्पल, ये वाली जो शेप है इट शोज डिसीजन मेकिंग, येस और नो. ठीक है, देन वी हैव इनपुट हियर ऑफ डेटा. सो इस तरह से पहले एक फ्लो चार्ट यूज करते हैं हम एल्गोरिथम्स के लिए, डिस्क्राइब करते हैं कि प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे. उसके बाद हम उसको कोड करते हैं. ठीक है, सो अलोंग विद दिस लेट अस क्विकली हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टेप्स. नाउ द स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो हमारी सबसे पहला जो स्टेप है वी हैव, दिस इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. ठीक है, इट मीन्स टू क्लियरली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को समझना जरूरी है तभी तो वो सॉल्व हो पाएगी, इजंट इट. सो एक ऑर्डर होता है. हम पहले प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें लिस्ट करेंगे वन बाय वन. ठीक है, एक प्रॉब्लम को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें उससे ये आइडिया मिल जाता है कि हमें किस तरह की इनपुट डालनी है, एल्गोरिथम्स किस टाइप के बनाने हैं, एंड ओवरऑल एक सॉफ्टवेयर ही जो हम डेवलप करेंगे वो क्या बनेगा एंड उसका आउटपुट क्या होगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट एनालाइज द प्रॉब्लम. सेकेंड वाला जो है इट्स डेवलपिंग एन एल्गोरिज्म. नाउ इट इज एसेंशियल टू डिवाइस अ सोल्यूशन बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम कोड फॉर अ गिवन प्रॉब्लम. ठीक है, एल्गोरिजम्स एज आई टोल्ड यू ये स्टेप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करेंगे उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए. ये एक रफ ड्राफ्ट होता है. एक तरह से एक सॉफ्टवेयर बनाने से पहले एक ड्राफ्ट होता है कि ये स्टेप्स हैं और इन्हें हमें फॉलो करना है ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें. ठीक है, सो एल्गोरिजम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन
problem solving. So now let's look at the third step जो कि है coding. अब coding में क्या होता है? After finalizing the algorithm, we need to convert the algorithm into the format which can be understood by the computer to generate the desired solution. Different high-level programming languages can be used for writing a program. It is equally important to record the details of the coding procedures followed and document the solution. This is helpful when revisiting the programs at a later stage. अब देखिए कोडिंग में क्या करते हैं, जब हमने एक एल्गोरिज्म बना लिया, ठीक है, हमने स्टेप्स लिख लिए कि हमें किस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. अब जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं एक ऐसे फॉर्मेट में जो कि कंप्यूटर समझ लेता है, मतलब कि हम उसको एक लैंग्वेज में बदलते हैं. एल्गोरिज्म इज जस्ट अ रफ रिटन स्केच. फ्लो चार्ट में हमने स्टेप्स बना लिए, लेकिन जब हम उसकी कोडिंग करते हैं हम उसे ट्रांसलेट करते हैं इधर मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में जो कि कंप्यूटर समझ सके. कंप्यूटर समझेगा तभी तो वो उसे रन करेगा, तभी तो वो एक प्रोग्राम डेवलप होगा एंड आगे चल के वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी. ठीक है. So coding means converting the algorithm into a format that a computer can understand. साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं ताकि हमें बाद में अगर कुछ भी चेंज करना पड़ता है या हमें डिटेल्स चाहिए या अगर कोई थर्ड पर्सन भी आता है उस प्रोग्राम को देखने के लिए, समझने के लिए एल्गोरिज्म को, प्रॉब्लम को, तो वो इजीली उस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है और उसे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. ठीक है. उस डिटेल में जो है हम कोडिंग प्रोसीजर्स डालते हैं, हम एल्गोरिजम्स डालते हैं एंड सबसे टॉप पे हम पहले प्रॉब्लम लिखते हैं. ठीक है. सो द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, द एल्गोरिज्म, द कोडिंग प्रोसीजर, इन सभी चीजों का हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं. ये बहुत हेल्पफुल होता है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ these steps is testing and debugging. देखें, फॉर एग्जाम्पल एक कार कंपनी जो होती है कार बनाती है. ठीक है. अब जब ये कार बना ली, कंप्लीट सेटअप हो चुका है, ऑटोमेटिक है, काफी सारे नए नए फीचर्स भी हैं. अब हम इसे टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाते हैं. सो वो जो हम टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, टेस्टिंग एंड डिबगिंग. टेस्टिंग जितने भी उसमें मशीन्स हैं, इंजन में जो मशीन्स यूज की गई हैं एंड जो कार के अंदर फीचर्स हैं, द प्लेयर या द लाइटिंग, द स्टीयरिंग, द वाइपर्स, द हॉर्न, द इंडिकेटर्स, ये सभी चीजें हम इन्हें टेस्ट करते हैं. ठीक है. अब हमें डिबगिंग भी करनी है. डिबगिंग का मतलब होता है एरर चेक इन. हम उसमें एरर्स ढूंढते हैं. जब भी एक कार डेवलप की जाती है, बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है एंड उसे टेस्ट ड्राइव पे लेके जाते हैं, सबसे पहली चीज का ध्यान रखना है कि उस गाड़ी की किसी गलती की वजह से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए. ठीक है. आपकी बनाई हुई किसी भी प्रोडक्ट से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो ब्रेक्स की वजह से हो कि ब्रेक्स फेल हो जाते हैं. सो इस तरह से हम डिबगिंग करते हैं. हम एक प्रोडक्ट में एरर्स ढूंढते हैं ताकि उससे कोई नुकसान ना हो जाए. सो बेसिकली बैक टू आवर ओन प्रॉब्लम, जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो क्रैश नहीं होना चाहिए. उस प्रोग्राम की वजह से जो हमारे सिस्टम की बाकी फाइल्स हैं वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, या उस सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा वायरस नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारी फाइल्स करप्ट हो जाएं या हमारा एंटायर जो सिस्टम है, विंडोज जो है हमारी, वो ही करप्ट हो जाए. ठीक है. सो हम डिबगिंग करते हैं ताकि हमें एरर्स का पता चल जाए. अब एरर्स में क्या होता है, सिंटैक्टिकल एरर्स होते हैं, मतलब कि जो कोडिंग लिखी गई है उसकी राइटिंग में कोई एरर हो सकता है, इसलिए प्रोग्राम सही से रन नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक कैलकुलेटर अगर बनाया जाता है, मल्टीप्लीकेशन का जो कोड है वो गलती से सब्ट्रैक्शन में डल गया. सो जब हम 4 - 2 करते हैं आंसर 8 आता है. ठीक है. दैट इज रॉन्ग, जबकि 2 होना चाहिए. सो इस तरह से कभी कभी सिंटैक्टिकल एरर्स भी हो जाते हैं जो कि चेक करना चाहिए. हम टेस्टिंग एंड डिबगिंग क्यों करते हैं? दिस इज टू एंश्योर that the software meets all the business and technical requirements and works as expected. हम डिबगिंग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी जो डिमांड्स थी इन अ बिजनेस और इन टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसकी जो डिमांड थी वो पूरी होनी चाहिए.
and the errors or defects found in the testing phases are debugged or rectified. Rectification होता है मतलब कि correction होता है. जो भी errors हम निकालते हैं हम उन्हें correct करते हैं to ensure कि वो software perfectly run करे. ठीक है? So once the software application has been developed, tested and delivered to the user, still problems in terms of functioning can come up and need to be resolved from time to time. The maintenance of the solution thus involves fixing problems faced by the users, answering the queries of the user and even serving the request for addition of features. ठीक है? तो अब क्या होता है कि जब हमने एक प्रोग्राम बना दिया, सॉफ्टवेयर रन हो गया, टेस्ट हो गया एंड हमने यूजर को डिलीवर कर दिया, मतलब जिसके लिए था, फिर भी कभी कभार अपडेटिंग के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या कभी हैंग हो गया या स्लो हो गया. सो इस सब को हम कहते हैं मेंटेनेंस, जो कि हमें टाइम टू टाइम करनी पड़ती है हर सॉफ्टवेयर में. ठीक है? हम उसमें और फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं या कुछ निकाल भी सकते हैं. सो ओवरऑल द मेन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, देयर आर 4 मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स. ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 मेन स्टेप्स हैं. The first one is analyzing the problem. Second is developing an algorithm. Third is coding. And fourth is testing and debugging. Okay? So this was problem solving and the steps involved in problem solving. Thank you.